दोस्तों, हमारी पृथ्वी और मिस्ट्री का एक अनोखा वास्ता है। देखा जाए तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब किसी भी गुत्थी का अनसुलझा रह जाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मगर फिर भी हमारे आसपास ऐसे कई किस्से देखने और सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुलझाते हुए वैज्ञानिकों का दिमाग भी चकरा जाता है। हमारे रिसर्चर्स के लिए कुछ इसी तरह का सिरदर्द बन गया था मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज MH370, जो अचानक से ही हवा में गायब हो गया था, वो भी अपने 239 यात्रियों के साथ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा जहाज गायब कैसे हो सकता है? उसे आसमान निगल गया या फिर समुद्र? और क्या हुआ विमान में मौजूद यात्रियों के साथ? आज द फैक्ट लैंड पर हम जानेंगे इस विमान के रहस्य से जुड़ी हर जरूरी बात। नमस्कार और एक बार फिर से शुक्रिया द फैक्ट लैंड के साथ बने रहने के लिए। अगर आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर MH370 के साथ क्या हुआ था, तो उसके लिए आप सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब आपको लेकर चलते हैं आज से 6 साल पीछे, यानी साल 2014 में। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रोजाना उड़ान भरा करती थी और अपने डेली रूटीन की तरह 8 मार्च 2014 को भी बोइंग 777-200ER फ्लाइट नंबर MH370 ने अपने लोकल टाइम के मुताबिक 12:41 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों के पैसेंजर सवार थे। 27 साल के फारिक हामिद इस फ्लाइट के पायलट थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वो फुल्ली सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। वहीं उनके साथ फ्लाइट में थे 53 साल के पायलट इन कमांड ज़हारी अहमद शाह, जो कि मलेशिया एयरलाइंस के सबसे सीनियर कैप्टन्स में से एक थे। लगभग 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर वाले इस विमान को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के वक्त इस फ्लाइट में करीब 49,100 किलोग्राम फ्यूल मौजूद था, जो कि करीब 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ था। मलेशियन प्रायद्वीप से होते हुए ये जहाज नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के कैप्टन की आखिरी बार बात टेक ऑफ के करीब 38 मिनट के बाद हुई थी, जब वो कुआलालंपुर एयर स्पेस की सीमा को पार करने जा रहा था। उनके आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन को वियतनामीज एयर स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, मगर आखिरी चेक इन के 2 या 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशियन और वियतनामीज ATC दोनों की ही रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद कई घंटों तक प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिल सका। अचानक से गायब हुई इस फ्लाइट ने पूरी दुनिया की विमान सेवाओं को सकते में डाल दिया था और अथॉरिटीज के पास भी लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। घटना के अगले ही दिन यानी 9 मार्च की सुबह ही इस जहाज को ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 24 एयरक्राफ्ट और 34 शिप शामिल थे। प्लेन की आखिरी लोकेशन के हिसाब से सभी का पहला फोकस साउथ चाइना सी पर था। एक्सप्लोरर्स को लगता था कि अगर जहाज समुद्र में गिरा है तो पानी में हुई टक्कर से उसके मलबे का कोई न कोई निशान उन्हें जरूर मिलेगा, मगर काफी मशक्कत के बाद भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका और उन्हें एहसास हुआ कि वो शायद गलत जगह पर विमान की खोज कर रहे हैं। खबरों में आने के बाद इस पूरी घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि फ्यूल खत्म होने या टेक्निकल खराबी की वजह से वो पानी में डूब गया, तो किसी ने कहा कि विमान में आग लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के 1 घंटे बाद तक भी मलेशियन एयरफोर्स के मिलिट्री रेडार सिस्टम ने विमान को ट्रेस किया था। मिलिट्री से मिले डेटा से पता चला कि गुड नाइट मैसेज के कुछ ही सेकंड्स के बाद विमान ने अचानक अपनी दिशा से भटकते हुए पहले साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया और फिर पेनांग आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वो अंडमान सी से करीब 240 किलोमीटर आगे पहुंच गया था। इसके बाद मिलिट्री रेडार का भी विमान से संपर्क टूट गया था। इस जानकारी के बाद अंदाजा लगाया गया कि प्लेन के कैप्टन ज़हारी अहमद शाह शायद बेहोश हो गए थे, जिसके बाद कई घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा और फिर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। ऐसे में एक्सप्लोरर्स का फोकस अब इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं इस जानकारी के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे कि आखिर प्लेन का ट्रांसपोंडर अचानक कैसे बंद हो गया और विमान दूसरी दिशा में क्यों जाने लगा। क्या ऐसा पायलट ने जानबूझकर किया था या फिर प्लेन को वाकई में किसी ने हाईजैक कर लिया था। बता दें कि ट्रांसपोंडर ही वो डिवाइस है जिसके जरिए विमान से संपर्क किया जाता है।
और इसे सिर्फ कैप्टन ही बंद कर सकता है। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि शायद कैप्टन ने किसी के दबाव में ऐसा किया होगा। सभी सवालों को दिमाग में रखते हुए बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडियन ओशियन तक 3 बड़े सर्च ऑपरेशन के जरिए प्लेन की खोज फिर से शुरू की गई। हालांकि इतने बड़े एरिया में जहाज को ढूंढना एक्सप्लोरर्स के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। 6 दिन की कड़ी मेहनत और कई हजार डॉलर्स खर्च करने के बाद भी यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ। घटना के 16 दिन बाद विमान के बारे में फिर एक नई जानकारी हाथ लगी। पता चला कि मिलिट्री रेडार की पहुंच से बाहर निकलने के बाद भी विमान का संपर्क सैटेलाइट से तो बना हुआ था। सैटेलाइट से मिले डेटा से पता चला कि मिलिट्री रेडार से संपर्क टूटने के बाद प्लेन ने एक और टर्न लिया था और अगले 5 घंटों तक वो इसी दिशा में उड़ता रहा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अपनी नई लोकेशन पर आगे बढ़ते हुए वो प्लेन ऑस्ट्रेलिया के आसपास साउथ इंडियन ओशियन में कहीं खो गया था। इस पूरी जानकारी के बाद एक्सप्लोरर्स को प्लेन खोजने के लिए फिर से मिली एक नई दिशा और विशाल लोकेशन, जिसके बाद फिर से एक सर्च अभियान शुरू हुआ। कई देशों ने मिलकर समुद्र की उस जगह की भी खोज की जहां विमान को आखिरी बार स्पॉट किया गया था, मगर यहाँ भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका। इस घटना के लगभग 1 साल के बाद जुलाई 2015 में सर्च एरिया से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू रीयूनियन पर इस प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जो कि प्लेन के विंग फ्लैपरॉन का हिस्सा था, मगर उसके आगे किसी को कुछ नहीं मिल सका। मलेशियन पुलिस ने इस विमान को लेकर अपना एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया, जो कि खास तौर पर प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बैकग्राउंड की जांच करने पर फोकस था। जांच के दौरान 2 ऐसे पैसेंजर्स के बारे में पता चला था जो फेक पासपोर्ट के जरिए प्लेन में चढ़े थे। मूल रूप से वो ईरान के रहने वाले थे। ये शख्स घटना से 1 हफ्ता पहले ही मलेशिया आए थे। ऐसा माना जाने लगा कि शायद उन्होंने ही प्लेन को हाईजैक किया था, मगर बाद में उन दोनों के बारे में तहकीकात करने पर उनके किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले और ये थ्योरी भी गलत साबित हुई। 3 सालों तक ये सर्च ऑपरेशन इसी तरह चलता रहा। एविएशन के अब तक के इतिहास में ये किसी विमान को खोजने का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें लाखों डॉलर्स खर्च हुए। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों ने भी इसमें मदद की, मगर फिर भी फ्लाइट MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। ऐसे में लगातार खर्च होते पैसे और कोई सुराग हाथ न लगने की वजह से साल 2017 में विमान की खोज में लगी टीम को मलेशिया सरकार ने वापस बुला लिया। हालात ये थे कि ऑपरेशन में फेल होने के चलते सरकार ने कंपनी को पेमेंट भी नहीं दी। वहीं पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए कि विमान के गायब होने का कोई भी कारण वो ढूंढ नहीं पाए हैं, मगर 209 फीट लंबे और करीब 60 फीट ऊंचे प्लेन का इस तरह से गायब हो जाना कि उसका कोई भी सुराग न मिले, ये किसी के भी गले से उतरने वाली बात नहीं थी। जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी की मदद से फ्लाइट MH370 की खोज फिर से शुरू की गई, मगर इसका अंजाम भी वही हुआ। जून 2018 में इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। इस पूरी घटना के दौरान कई थ्योरीज और दावे भी सामने आए। अटलांटिक वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में विलियम नाम के एक लेखक ने दावा किया है कि दरअसल इस प्लेन का पायलट डिप्रेशन का शिकार था, जिसकी गलती से प्लेन क्रैश होकर हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और इस वजह से उसे खोजा नहीं जा सका है। वहीं साल 2014 में ही पीटर मैकमोहन नाम के ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उसने गूगल अर्थ पर एक ऐसे द्वीप के पास MH370 का मलबा खोज लिया है जहां मॉरिशस का शासन है। मलबे में उसे गोलियों के छेद भी दिखे हैं। साथ ही डेली मेल के लिए अपने एक लेख में उसने ये दावा किया था कि इस जगह पर खोजी दोस्तों ने जानबूझकर विमान को नहीं खोजा, क्योंकि गोलियों के निशान के बारे में पता चलने के बाद एक नई तरह की जांच शुरू हो जाती। उसका अनुमान था कि प्लेन को निशाना बनाकर उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। हालांकि जब इन तस्वीरों की जांच की गई तो मलेशिया के मिनिस्टर लियू त्योंग ने इन दावों को फर्जी करार दिया। अपनी किताब बीनेथ अनदर स्काई अ ग्लोबल जर्नी इनटू हिस्ट्री में लेखक और इतिहासकार नॉर्मन डेविस ने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे हमले से बचने के लिए जिस तरह प्लेन्स को रिमोटली कंट्रोल करने का सिस्टम शुरू हुआ था, साइबर अपराधी उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि MH370 में भी बोइंग हनीवेल अनइंटरप्राइटेड ऑटो पायलट ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ था, जिसे हैक और रीप्रोग्राम किया जा सकता था और उड़ाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाया जा सकता था। संडे टाइम्स अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये संभावना भी जाहिर की थी कि हो सकता है कि इस प्लेन में कोई शख्स कुछ खुफिया जानकारी लेकर बीजिंग जा रहा हो, जिसके चलते यह किडनैपिंग हुई हो।
हालांकि ये सभी बातें केवल संभावनाएं ही बनकर रह गईं और MH370 के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। इस घटना के बारे में फाइनल स्टेटमेंट में फॉर्मर मलेशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंटोनी लोक ने कहा था कि उन्हें प्लेन के मलबे के 5 और पीस मिले हैं और इसके गायब हो जाने को लेकर एक फुल रिपोर्ट वो फ्यूचर में जरूर पब्लिश करेंगे। हालांकि कब करेंगे इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने भी मिलकर यही फैसला लिया कि अब वो इस प्लेन की खोज तभी शुरू करेंगे जब उन्हें उसकी लोकेशन के बारे में कोई क्रेडिबल एविडेंस मिलेगा। साथ ही मलेशियन गवर्नमेंट ने भी ये साफ कर दिया था कि अब वो इस सर्च को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में नहीं देंगे। तमाम थ्योरीज के बाद इस पूरी घटना में कुछ हाथ लगा है तो वो बस सवाल है, अचानक से प्लेन ने अपनी दिशा क्यों बदली? अगर प्लेन में आग लगी थी और इस वजह से उसे समुद्र की तरफ मोड़ा गया था तो फिर वो 5 घंटे तक हवा में क्यों उड़ता रहा? उसे पानी में लैंड क्यों नहीं कराया गया? अगर एक पायलट बेहोश हो गया था तो दूसरे ने प्लेन को क्यों नहीं संभाला? अगर प्लेन को हाईजैक किया गया था तो इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी किसी ने क्यों नहीं ली और क्यों किसी ने कोई डिमांड नहीं की? अगर प्लेन में कुछ खुफिया था तो वो क्या था? इस पूरी घटना को रिव्यू करने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि वियतनाम की ओर जाते हुए इस प्लेन का अचानक दूसरी दिशा में मुड़ जाना एक इंटेंशनल मूव था। इस तरह का टर्न मैनुअली ही लिया जा सकता है। इसके बाद करीब 5 से 6 घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर रहा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। उसके बाद करीब 15,000 फीट पर सेकंड की स्पीड से ये प्लेन पानी में क्रैश होकर कई हजार टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन का पानी में इस तरह गिरना भी इंटेंशनल था क्योंकि उस दौरान प्लेन की स्पीड किसी भी तरह की क्रैश लैंडिंग के दौरान उसकी एवरेज स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी। वहीं ये भी माना जा रहा है कि प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान प्लेन के पानी में डूबने से पहले ही जा चुकी थी क्योंकि अनुमान के अनुसार प्लेन के दूसरी दिशा में टर्न लेते ही प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया था जिसमें कैबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम भी शामिल था जिससे वहां एयर कंडीशनिंग भी रुक गई होगी। वहीं प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क भी करीब 35,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर किसी काम के नहीं रहते हैं। इस सब कारणों की वजह से कॉकपिट के बाहर बैठे लोगों की मौत कुछ ही मिनटों में हो गई होगी। वहीं कॉकपिट के अंदर बैठे लोगों ने बाकी की कहानी को अंजाम दिया होगा। आपको बता दें कि कॉकपिट के अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है कि उसका एयर सिस्टम बंद होने पर भी वहां कई घंटों तक सरवाइव किया जा सकता है। फिलहाल यही एक थ्योरी है जिस पर कुछ हद तक यकीन किया जा सकता है, मगर इसे लेकर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और एक सवाल अब भी बाकी है कि प्लेन को इस तरह तबाह करने के पीछे क्या वजह रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दिल खोल कर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं, जल्द लौटेंगे एक नए रहस्य के साथ।